अच्छा जी बच्चों, हाँ जी, कल आपको बच्चों सवाल दिए थे, उसमें से जो नहीं हुए जरा बताएं कौन कौन थे। अरे हो गए थे। हाँ जी, बताएं भी शाबाश। पहले 40 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन नंबर 39 इस तरह का सवाल मैंने मेरा ख्याल करवा दिया हुआ, जिसमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है। वो करवाया था कि नहीं करवाया था? क्वेश्चन नंबर 38 इसमें दो फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी थी, ये भी करवाया था। अच्छा ठीक हो गया। आज बच्चों आपका जो होमवर्क है वो 41 से ऑनवर्ड है। 41 से आपने शुरू होना है और 80 तक है। हाँ जी बच्चों, 32 में क्या करना था? उसने क्लास का साइज बताया 0.4। 0.4 से क्या मुराद है? इस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.1। उसमें 0.4 ऐड करें, 0.5 आएगा। सोचो सोचो शाबाश। फिर 0.51 से 0.9, 0.91 से 1.3, 1.3 से 1.7, 1.7 से 2.1। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू 1.8 है। तो बस यहाँ तक आपकी क्लासेस बन जाएंगी, और यहाँ से फिर आप क्या करेंगे? ये आपके पास क्लासेस हैं, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, तो आप मीन निकालेंगे। निकालेंगे। अच्छा जी, फिर उसने कहा है कि कैलकुलेट द मीन ऑफ द रॉ डाटा एंड कंपेयर इट विद द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है आपने क्लासेस नहीं बनानी, सिंपल इन वैल्यूज को क्या करना है? जमा करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करना है। रॉ डाटा याद है? ये जो डाटा है ये रॉ डाटा नहीं है, ये ग्रुप डाटा, सेकेंडरी डाटा। तो रॉ डाटा से क्या मुराद है कि क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यूज को सिंपल जमा करें, नंबर वैल्यूज पे डिवाइड करें। वो कर लोगे? अच्छा जी बच्चों, आज हमने आगे पढ़ना है। अच्छा बच्चों, आपने पढ़ा था कि डाटा में जो वेरिएबल होता है वो दो तरह का होता है। वेरिएबल कितने तरह का होता है? कौन कौन सा? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन सा होता है? ऐसा वेरिएबल जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत ना हो। क्या ये बात सबको समझ आती है? ओके। और क्वांटिटेटिव कौन सा होता है? जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है। क्वांटिटेटिव के आगे दो टाइप्स थी, कौन कौन सी? कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। अब कॉन्टिन्यूस क्या होता है और डिस्क्रीट क्या होता है?
कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो है जो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू पे एग्जिस्ट कर सकता है, और डिस्क्रीट जो स्पेसिफिक वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है उसके अलावा किसी वैल्यू पे एग्जिस्ट। डिस्क्रीट की एग्जांपल मैंने क्या क्या लिखवाई थी? हाँ जी, शू साइज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट। और हाइट क्या है? हाइट डिस्क्रीट है। हाइट क्या है? कॉन्टिन्यूस है। हाइट डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट की और एग्जांपल क्या लिखवाई थी? कॉलर साइज और फुट साइज। क्या फुट साइज डिस्क्रीट है? हाँ जी, फुट साइज क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो डिस्क्रीट की एग्जांपल क्या है? शू साइज। ये बात याद है? अब बच्चों फर्ज करो आप शर्ट एंड टाई की शॉप पे गए, नाम सुना हुआ है? और बोलो तो सही। गरीबो फिर चंगी दुकान पे जाता हूँ, पता लगे की पे होना थे। शर्ट एंड टाई की शॉप पे गए बच्चों, वहां पे शर्ट्स पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने जो शर्ट अरेंज की होंगी किसी अरेंजमेंट के हिसाब से, किसी वैल्यू के हिसाब से अरेंज की होंगी। तो किस तरह से उन्होंने अरेंज की होंगी? कलर के हिसाब से, कि काले रंग की शर्ट इधर है, ब्लैक और व्हाइट कलर की शर्ट इधर है, रेड कलर की। हाँ, कॉलर साइज की बेस पे उन्होंने सारी शर्ट्स अरेंज करके रखेंगे। ऐसी है। आप दुकान में एंटर होंगे आज से 15-20 साल बाद जाके, और वो आपसे पूछेंगे बताएं भाई आपका कॉलर साइज क्या है? आप बताएंगे जी 15 या 15.5। तो बता देंगे भाईजान ये कॉलम है, इसमें से देख लें कौन सा कलर आपको पसंद है। ऐसी फर्ज करें जी उनके पास जो मिनिमम कॉलर साइज है वो 13.0 का है। कितने का? 13.0 का। उसमें उनके पास कितनी शर्टें पड़ी हुई हैं? 20। फिर अगला जो कॉलर साइज है वो 13.5 का है, उसमें उनके पास कितनी शर्टें पड़ी हुई हैं? 30। फिर 14.0 का कॉलर साइज है, उसमें कितनी शर्टें पड़ी हैं? 40। फिर 14.5 का है, और 15 का है, 15.5, 16, 16.5, 17। ये उनके पास टोटल शर्टें पड़ी हैं। उनके पास टोटल शर्टें कितनी है? 325 शर्टें उनकी दुकान पे पड़ी हुई हैं। क्या यहाँ तक की बात में लगी? अब बच्चों, अब ये भी एक क्लासिफिकेशन है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे एक क्लास में सिर्फ एक ही वैल्यू है। ये बात समझ आ रही है? इस क्लास में 20 वैल्यूज हैं, लेकिन वो 20 की 20 वैल्यूज किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं? 13.0 को। इससे पहले हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी उसमें ग्रुप होता था 0 से 9। ऐसी है? 0 से 9 आए थे 5 बच्चे, याद करो। अब 0 से 9 पूरे ग्रुप को हमने एक ही कैटेगरी में डाला हुआ था। मतलब जिस बच्चे के 0 नंबर हैं वो भी नैला, और जिसके 8 नंबर हैं वो भी नैला। वो 8 वाला ये नहीं कह सकता कि मैं तेरे तो बहुत आगे हैं, मैं सैंसन बन जाऊंगा तो तू रेडी लाएंगा आलुआ दी। ठीक है, उन्होंने दोनों ने मिलकर कल को यही करना है। यहाँ तक की बात समझ। बच्चों 0 जिसके नंबर है, जिसके 3 नंबर है, जिसके 7 नंबर है, जिसके 9 नंबर है, उन सबको हमने एक ही कैटेगरी में डाल दिया कि ये सारे नल हैं। और जिसके 42 आए हैं, जिसके 45 आए हैं, जिसके 47 आए हैं, वो सारे एक ही कैटेगरी में। यहाँ तक की बात में लगी? लेकिन बच्चों जिस बंदे का कॉलर साइज 13.5 है वो 13 की शर्ट नहीं पहन सकता। मतलब यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस भी है तो वो मैटर करता है। वहां पे 5 नंबर का भी फर्क था तो मैटर नहीं करता था। यहाँ तक की बात समझ आ रही? तो यहाँ पे एक क्लास में सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसको सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही हैं। 20 शर्टें हैं लेकिन तमाम शर्टों का कॉलर साइज एक ही है। क्या 13.1 का कॉलर साइज पहली क्लास में हो सकता है? 13.1 का कॉलर साइज होता ही नहीं है। यहाँ तक की बात समझ आ रही? तो बच्चों ये भी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये डिस्क्रीट डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और डिस्क्रीट डाटा में याद रखिएगा कि जो वैल्यूज होती हैं वो एक क्लास में सिर्फ एक ही वैल्यू होती है जिसकी आगे फ्रीक्वेंसी होती है।
इसमें ग्रुपिंग नहीं होती, इसमें ग्रुपिंग नहीं होती। और जिस बंदे का पाँव का साइज 8 है वो 8 नंबर का जूता ही पहन सकता है, 7 नंबर का भी नहीं पहनेगा और 9 नंबर का भी नहीं पहनेगा। तो क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं? वो 8 नंबर का जूता पहनेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि 7 पे जाए या 9 पे जाए। लेकिन जिस बंदे के 8 नंबर हैं उसको उसी क्लास में फेंकेंगे जहां पे 7 नंबर वाला भी बैठा होगा और 9 नंबर वाला भी बैठा होगा। पॉइंट समझ आ गया? तो मार्क्स बेसिकली कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। मार्क्स कौन सा वेरिएबल है? उसकी हमने ग्रुपिंग कर ली, लेकिन कॉलर साइज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल नहीं है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, इसमें हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें खास खास वैल्यू पे आपको फ्रीक्वेंसी नजर आएगी। उससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे चलेंगे फ्रीक्वेंसी कोई नहीं होगी। मतलब 13.0 पे 20 शर्टें हैं, 13.1 पे एक भी शर्ट नहीं है, 13.2 पे एक भी शर्ट नहीं है। यहां तक की बात में लगी? तो बच्चों इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? अनग्रुप से क्या मुराद है कि इस पूरी क्लास में सिर्फ एक ही वैल्यू है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। 0 से 9 होता तो हम कहते हैं ग्रुप है। ये बात समझ आ गई? तो पहली क्लास में सिर्फ सिंगल वैल्यू है जिसको 20 शर्टें रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये डाटा सबने नोट कर लिया? ये नोट कर लें जरा, शाबाश। अच्छा जी, अब बच्चों पहला कॉलम आपके पास हो गया एक्स का। मतलब अब आपको इस क्लास में से मिड पॉइंट फाइंड करने की जरूरत है। मतलब ये लोअर बाउंड्री है कि अपर बाउंड्री है? बोलो। ना ये लोअर बाउंड्री है ना ये अपर बाउंड्री है, ये मिड पॉइंट है। पहले जब ग्रुपिंग होती थी तो हम वहां से मिड पॉइंट निकाला करते थे, अब यहां से मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, यही पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट है। अगला कॉलम फ्रीक्वेंसी का है, तो बच्चों यहां से मीन निकाला जा सकता है। मीन का फार्मूला कौन सा लगेगा? सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ। ठीक है जी, ये आपने मीन निकालना है अभी। अच्छा अगला पॉइंट अगला पॉइंट ये है बच्चों, निकालेंगे ना मीन। ये नोट कर दे, डाटा सारा नोट कर लिया, कोई चीज छोड़ी तो नहीं आपने? ये आखिरी वाली वैल्यू भी लिखी है, चेक करो शाबाश। और लिख लिया? अच्छा ये नोट कर लें, आपका होमवर्क है, ये आपने मीन निकालना है इसका। मीन निकालेंगे? अच्छा जी, अगला पॉइंट है बच्चों, इसका निकालना है मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। अब मीडियन में आपने फार्मूले दो पढ़े हुए हैं। पहला फार्मूला कौन सा पढ़ा है? n+1/2। ये फार्मूला किसका था? अनग्रुप का। लेकिन वो तो रॉ डाटा का था ना, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, लेकिन इसमें तो फ्रीक्वेंसी है। तो फिर दूसरा फार्मूला कौन सा है? L+H और F × n/2 - E। लेकिन L से क्या मुराद है? लोअर क्लास बाउंड्री, यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री है ही नहीं बात समझ। तो यहाँ पे फिर वो वाला फार्मूला भी नहीं लग सकता। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बच्चों आपके पास फिर ऑप्शन ये है कि हमें पता है कि मीडियन जो होता है वो सेंटर वाली वैल्यू होती है। और सेंटर कहाँ से हम पता करते हैं? कि सेंटर कैसे पता चलेगा आपको? याद करो याद करो, अरेंज करके। तो ये अरेंज तो ऑलरेडी हुआ पड़ा,
कैसे पता लगता है कि सेंटर किस क्लास में होगा? n/2 किया करते थे, याद है? n/2 का मतलब है समेशन f/2। तो बच्चों यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए समेशन f/2 ही काफी है। मतलब मीडियन का फार्मूला क्या होगा जी? समेशन f डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, समेशन f से क्या मुराद है? 325। इसको 2 पे डिवाइड करें जरा, 162.5। अब बच्चों 162.5 से क्या मुराद है? 162.5 की कॉलर पड़ी हुई है। हाँ, ये 162.5 क्या बला है? वन 162.5 आपका आंसर है। ये नंबर है, इसको किस कॉलम में देखेंगे? इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे। यहां तक की बात में लगी। अब 162.5 किस लाइन में आ रहा है? इसके अंदर होगा। ये बात में लगी। ये जो 145 है, ये क्या शो कर रहा है? ये 145 क्या बुला है? ये बच्चे हैं, ये मार्क्स हैं, ये क्या है? टोटल शर्ट्स है। तो 215 क्या है? टोटल शर्ट्स है। मतलब 145वीं शर्ट कहाँ पे पड़ी होगी? 14.5 वाले कॉलम में पड़ी होगी। 146वीं शर्ट 15 वाली शर्ट होगी। 147वीं शर्ट 15 वाली होगी। 160वीं शर्ट 15 वाली होगी। 161वीं शर्ट, 162वीं शर्ट, 163वीं शर्ट। तो बच्चों 162वीं और 63वीं शर्ट का कॉलर सेम है। नहीं बात समझ आ रही? तो 162वीं शर्ट का कॉलम भी, कॉलर जो है वो 15 है, और 163वीं शर्ट का कॉलर भी 15 है। तो बच्चों 15 जमा 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15 ही आएगा। नहीं बात समझ? 162वीं शर्ट का कॉलर भी 15 है और 63वीं का भी शर्ट तो कॉलर भी 15 है। तो 162.5 का मतलब तो ये है ना, इन दोनों को जमा करो, 2 पे डिवाइड करो, दोनों को जमा करो, 2 पे डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? 15 ही आएगा। तो लिहाजा आपका मीडियन क्या आ गया बच्चों? आवाज नहीं आई? 15। तो इसमें वो L+H और F इंटू n/2 माइनस ही करने की जरूरत नहीं है। तरीका समझ आ गया? अच्छा जी, अगर आपसे कहा जाए कि Q1 फाइंड करें, क्या फाइंड करें? Q1। उसमें आपने पहले ऑलरेडी 2 फार्मूले पढ़े हुए हैं, वो दोनों यहाँ पे नहीं लग सकते, क्योंकि पहला फार्मूला अनग्रुप का था क्या कहते हैं, रॉ डाटा का था। यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी है, ये रॉ डाटा तो नहीं है, ये तो क्लासिफाइड है। अच्छा, अगला फार्मूला जो था उसमें L+H और F था, लोअर बाउंड्री तो है ही नहीं यहाँ पे। तो वहां पे भी बच्चों फिर हम किस तरह से तलाश किया करते थे कि Q1 किस क्लास में है? n/4 करके। याद आ रहा है कुछ कुछ? n/4 से क्या मुराद है यहाँ पे? समेशन ऑफ डिवाइडेड बाय 4। समेशन ऑफ आपके पास है 325, उसको क्या करें? 4 पे डिवाइड कर दें, करें जरा। 81.25। 81.25 का मतलब है बच्चों के वो वैल्यू इस क्लास के अंदर होगी। ऐसी है कि नहीं? कि ऊपर वाली क्लास में है? इसी में है? अच्छा, तो बच्चों 80वीं शर्ट का कॉलर साइज क्या होगा? 81वीं शर्ट का कॉलर साइज, 82वीं शर्ट का कॉलर साइज 81.25 का भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? 14 ही होगा। तो ये आपका Q1 है। यहाँ पे L+H और F करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। फिर अच्छा, Q3 फाइंड करना हो तो फार्मूला क्या होगा? 3n डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया? तो 3n/4 पुट करें, वैल्यू क्या आंसर आएगा? 243.75। तो 243.75 बच्चों कहाँ पे आता है? इसमें आता है।
इसके सामने क्या है, यही Q3 होगा। तो तरीका समझ आया। अच्छा जी, अगर बच्चों आपने D7 फाइंड करना हो, D7 क्या करें, 7n डिवाइडेड बाय 10 करें, जरा क्या आंसर आता है। D7, शाबाश 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 शाबाश, 7n डिवाइडेड बाय 10 करें जी, आंसर क्या आता है, 227 ये 227 कहाँ पे होगा, इसी क्लास में होगा बच्चों। इसका मतलब है जहां पे Q3 है वहां पे D7 भी है, नहीं समझ। अच्छा जी, अगर बच्चों आपने फाइंड करना हो D4, तो D4 का फार्मूला क्या होगा, 4n डिवाइडेड बाय 10। तो 4n डिवाइडेड बाय 10 का आंसर निकालेंगे, आता है 130 है। अब ये 130 कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा। 14.5 आपका क्या है, D4 है। ये पॉइंट समझ आ गया। अगर आपसे कहा जाए P87 फाइंड करें, P87 क्या करेंगे, 87n डिवाइडेड बाय 100 करें जरा, 282.75। तो 282 बच्चों यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब है 16.0 आपका P87 है। डिस्क्रीट डाटा में से मीन मीडियन मॉड निकालना हो, निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर इस डाटा में से मॉड निकालना हो बच्चों, तो वो कैसे निकालेंगे, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, तो कौन सी वैल्यू मोस्ट फ्रीक्वेंट है, 15। कैसे पता लगा, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और कोई वैल्यू है ही नहीं जो इसके मुकाबले में इसके बराबर हो। मतलब 15.0 कॉलर साइज वाली 70 शर्टें बड़ी हुई हैं। कितनी शर्टें बड़ी हैं, 70 शर्टें, और किसी कॉलर साइज की है, और कोई है ही नहीं। तो इस डाटा में सीधा सीधा आपको मॉड नजर आ गया, वो क्या है, 15। तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगाने की जरूरत है, L+FM-F1/FM-F2 वगैरह नहीं, सीधा सीधा पता है कि फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा, यही आंसर आएगा। वो पॉइंट समझ आ गया सर। अच्छा जी, अब बच्चों एवरेजेस जो हैं हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं, ये बात समझ लगी आपको। उसके बाद हमने अगला टॉपिक शुरू करना है, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन की डेफिनेशन लिख ले शाबाश। द स्कैटरनेस इन डाटा इज कॉल्ड डिस्पर्शन। स्कैटरनेस का क्या मतलब है, बिखराव, वैल्यू जो बिखरी होती हैं। अच्छा जी, अब बच्चों आपके सामने चार तरह के डाटा दिए गए हैं। कितनी तरह के डाटा हैं, चार तरह के डाटा हैं। आप इन चारों डाटा में मीन और मीडियन फाइंड करें, शाबाश। मॉड भी फाइंड करना चाहें कर सकते हैं। इन चारों डाटा का मीन मीडियन मॉड फाइंड करें, शाबाश।
हाँ जी, लिखे जी। पहले डाटा का मीन मीडियन मॉड निकालेंगे, सेम आएगा। क्यों? सारी वैल्यू सेम है, तो लिहाजा मीन भी वही होगा, मीडियन भी वही होगा और मॉड भी वही होगा। दूसरे डाटा का मीन मीडियन मॉड निकालेंगे। क्या डाटा सेम है लेकिन आंसर सेम है? ये कैसे हो गया? ठीक हो गया। तीसरे डाटा का मीन मीडियन मॉड निकालेंगे। मीन क्या है? 50, मीडियन 50 और मॉड नहीं है, और मॉड के रिलायबल एवरेज भी नहीं है। मतलब मॉड कभी कभी डाटा में दो निकल आते हैं, कभी डाटा में एक भी नहीं होता। रिलायबल एवरेज आपके पास दो ही है, मीन है और मीडियन। चौथे डाटा में मीन मीडियन। ठीक है जी, यहां तक की बात सुन लगी। चारों का आपने एवरेज निकाल लिया, और बोलो तो सही। जब एवरेज की बात होती है तो एवरेज कितनी तरह की होती है? तीन तरह की। कौन कौन सी? मीन मीडियन मॉड। जब भी किसी डाटा की एवरेज निकाली जाएगी, या तो मीन निकाला जाएगा या मीडियन या मॉड। हमने तीनों निकाले, और चारों डाटा के मीन और मीडियन सेम है। सही बात समझ लगी। अब इसका मतलब यह है बच्चों, एवरेज, एवरेज की डेफिनेशन हमने कुछ पढ़ी थी, अपने रजिस्टर खोल के देखे, मैंने कुछ लिखवाया हुआ है। एवरेज क्या होती है? सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट होल डाटा। क्या ये बात समझ? आपके पास चार डाटा है, गौर से देखो। कितने डाटा है? क्या चारों डाटा सेम है? कॉपी पेस्ट है, लेकिन चारों डाटा से निकलने वाली एवरेज क्या है? सेम। अब हम कह रहे हैं कि एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे वो एवरेज होती है। अब चार डाटा से एवरेज निकाली, वो सेम है। इसका मतलब है चारों वैल्यू अगर सेम हुई, तो वो जिस डाटा को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, वो डाटा भी फिर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नहीं समझ आ रही? अब बोलो तो सही। लेकिन डाटा तो सेम नहीं है, एवरेज सेम है। और हम कह रहे हैं एवरेज वो वैल्यू है जो डाटा को रिप्रेजेंट करती है। यहां तक की बात समझ आई? अब यहां से हमें समझ आना चाहिए कि अगर एवरेज सेम है, तो जरूरी नहीं है कि डाटा सेम होगा। हालांकि डेफिनेशन तो यही है कि एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। तो अगर वो सारी वैल्यू सेम है, तो पीछे डाटा क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन डाटा सेम नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो डेफिनेशन हमने एवरेज की पढ़ी थी, वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। सिर्फ एवरेज वो चीज नहीं है जो डाटा को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करती हो, क्योंकि एवरेज सेम होने के बावजूद जरूरी नहीं है कि डाटा सेम है। तो डाटा में कुछ चीजें बाकी रह गई हैं जो एवरेज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। यहां तक की बात समझ आई आपको? क्योंकि हमने देखा डाटा डिफरेंट है लेकिन एवरेज सेम है। अगर सारे डाटा सेम होते, एवरेज सेम होती, तो हम कहते हैं हाँ भाई ठीक है, डाटा देखो सेम थे इसलिए एवरेज सेम आ गई। लेकिन यहाँ पे तो डाटा डिफरेंट है, एवरेज फिर भी सेम है। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एवरेज काफी नहीं है। ठीक हो गया? किस वजह से आपको नजर आ रहा है कि ये चारों डाटा डिफरेंट है? वैल्यूज की वजह से। ऐसी? अच्छा। अगर मैं आपसे बात करूं कि वैल्यूज के अलावा एक और वर्ड भी यूज हो सकता है कि जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि सर ये चारों डाटा डिफरेंट है। जरा गौर से देखिए, मुझे बताएं क्या वजह लगती है जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि सर पहला दूसरे से डिफरेंट है, दूसरा तीसरे से डिफरेंट है, तीसरा चौथे से डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गई? हाँ जी। बोलो बोलो, शाबाश। हाँ जी, अब बोलो तो सही।
नजर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, देखो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं, ये वैल्यूज जो पहले डाटा में वैल्यूज है सारी सेम है, दूसरे डाटा में वैल्यू थोड़ी सी क्या हो गई है, चेंज, डिफरेंट हो गई है। डिफरेंट होने से मुराद है कि वो सेंटर से दाएं बाएं हो रही है। सेंटर तो 50 है ना, डाटा का सेंटर जरा देखो, तमाम वैल्यूज में डाटा का सेंटर क्या है, 50। ये बात समझ आई। तो पहले डाटा में सारी वैल्यूज सेंटर के साथ मैच कर रही है, दूसरे डाटा में वैल्यूज थोड़ी सी सेंटर से डेविएट कर रही है, तीसरे डाटा में मजीद कर रही है, चौथे डाटा में मजीद कर रही है। क्या ये बात समझ आई? तो हम कह सकते हैं कि इन डाटा में जो फर्क आ रहा है वो डिस्पर्शन की वजह से आ रहा है। यहाँ तक की बात समझ लगी? क्या पहले डाटा में कोई डिस्पर्शन है? नहीं है। दूसरे डाटा में है, तीसरे में, चौथे में, तो क्या दूसरे तीसरे चौथे में डिस्पर्शन सेम है? क्या सीन है? हाँ जी, चौथे में सबसे ज्यादा है और दूसरे में कम है और पहले में है ही नहीं। यहाँ तक की बात समझ लगी? और बोलो तो सही। तो डिस्पर्शन की वजह से डाटा डिफरेंट है। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज की वजह से डाटा सेम होने चाहिए थे। क्यों? एवरेज सेम है, एवरेज सेम है तो पीछे क्या होना चाहिए, डाटा सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो किस वजह से नहीं है? वो डिस्पर्शन की वजह से नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ एवरेज काफी नहीं है डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए, आपको डिस्पर्शन भी पढ़नी पड़ेगी। तो यहां तक की बात समझ आ गई? अच्छा, आपने क्या फार्मूला लगाया जिससे आपको पता चला कि चौथे में डिस्पर्शन सबसे ज्यादा है और पहले वाले में डिस्पर्शन जीरो है? कैसे पता लगा? कोई फार्मूला तो लगाया होगा आपने। मैंने तो आपको कोई फार्मूला नहीं बताया, तो आपको कैसे पता लग गया? नजर आ रहा है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात की है। अखा काम कर रही हैं ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ नहीं अल्लाह ने, वो 20 साल बाद कितने जाके कम आई है। हाँ जी, शाबाश 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 शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, सोचे कैसे पता लगा, मतलब आपको किसी ने बताया है, कोई मौलवी साहब से आपने इस्तिखारा करवाया है कि चौथे डाटा में डिस्पर्शन ज्यादा है, पहले वाले में बिल्कुल भी नहीं है? कोई ना कोई तो फार्मूला पे लगाया होगा, क्योंकि अंग्रेजी तो लिखी नहीं है जहां से आपने अंग्रेजी के वर्ड्स जो है उसमें डिफरेंस निकाला है। यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल नहीं है, कोई फार्मूला तो लगाया होगा। सोचो, अब आपके दिमाग ने फार्मूला लगाया हुआ है लेकिन आपको पता ही नहीं है, वैसे ही लग रहा है। और सारी क्लास को लग रहा है कि चौथे वाले डाटा में डिस्पर्शन सबसे ज्यादा है। कैसे पता नहीं, कैसे कैसे पता लगा ज्यादा है? मतलब 2 किलो चीनी हो और 1 किलो चीनी हो, पता लग रहा है ना ज्यादा है कम है, तो किसी वजह से लग रहा है ना। हाँ जी, तीसरे में डिस्पर्शन ज्यादा है, चौथे में कम है, ये कह रहे हो? ये तो उस तो ही बड़ा मसला है, ये तो अखां का मसला है। जो अन्य भी नजर आ सकता है वो भी नजर नहीं आ रहा। हाँ भाई, ये बात है, तीसरे में डिस्पर्शन ज्यादा है, चौथे में कम है। सोच लो सोच लो, अगर तीसरे में ज्यादा है चौथे में कम है तो डेफिनेटली आपने को फार्मूला लगाया। दसो फार्मूला केड़ा लगा? फिर ठोस। और गधो, आप लोगों ने एक फार्मूला लगाया और आपको खुद भी नहीं पता। आप लोगों ने फार्मूला लगाया रेंज का। सोच लो सोच लो सोच लो, सबसे पहले डाटा में देखो, आपने क्या कहा था, डिस्पर्शन जीरो है। क्यों जीरो है? मैक्सिमम वैल्यू भी 50 है और मिनिमम वैल्यू भी 50 है, रेंज क्या आई? जीरो। ठीक है जी। तो सम टाइम आपका दिमाग एक कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है, लेकिन 100 बंदों के सामने आपको जलील करवा रहा है, क्योंकि बाकी 99 भी जलील हो रहे हैं।
हाँ जी, और समझ आई है कि पहले फार्मूला में आपको डिस्पर्शन जीरो नजर आ रही है तो कोई फार्मूला लगा, वो जीरो आंसर आया है तो किसी फार्मूले से आया ना। तो फार्मूला कौन सा है? एक्स एन माइनस एक्स नॉट। सबसे बड़ी वैल्यू भी 50 है और सबसे छोटी वैल्यू भी 50 है। दूसरे डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 60, सबसे बड़ी वैल्यू 40, डिफरेंस 20। तीसरे में सबसे बड़ी वैल्यू 70, सबसे छोटी वैल्यू 30। और चौथे में सबसे बड़ी वैल्यू 60, सबसे छोटी वैल्यू 40। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बच्चों 80 कर दूं, यहाँ पे 20 कर दूं, फिर क्या होगा? सबसे ज्यादा डिस्पर्शन आपको डाटा नंबर 4 में नजर आएगा। यहां तक की बात में लगी। तो बच्चों रेंज वो फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला है जहां से आप डिस्पर्शन मेजर कर सकते। क्लियर है? तो इसका मतलब है जिस डाटा की रेंज कम होगी उसमें डिस्पर्शन कम होगी, जिस डाटा में रेंज ज्यादा होगी उसमें डिस्पर्शन ज्यादा होगी। क्लियर है? अब बच्चों डिस्पर्शन के दो तरह के फार्मूले हैं। कौन कौन से? एक है जी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और एक है जी रिलेटिव डिस्पर्शन। ये जरा नोट कर लें।
अच्छा जी, अब बच्चों डिस्पर्शन का पहला फार्मूला देखें जरा। पहला फार्मूला कौन सा है? रेंज, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये सबसे पहले फार्मूला आपने पढ़ा था, याद है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी पहले आपने ये फार्मूला पढ़ा था। दूसरा फार्मूला सेमी इंटर रेंज, ये बात समझ आ गई? सेमी इंटर रेंज का फार्मूला क्या है जी? एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई 2। अच्छा, रेंज में क्या 100% डाटा कवर हो जाता है? यस। सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू तो ली है, सारा डाटा कवर हो गया, उसके अलावा बाहर तो कोई डाटा नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है बताओ किस फार्मूले में 100% डाटा कवर होता है? हम क्या कहेंगे? रेंज में 100% डाटा कवर हो जाता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज तीसरा फार्मूला है। हाँ जी, सबसे बड़ा क्वार्टाइल कौन सा होता है? सबसे बड़ा क्वार्टाइल Q4 तो नहीं होता? ये होता होगा, महीने बाद होता होगा। हाँ जी, क्वार्टाइल का मतलब क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा, तो सबसे बड़ा क्वार्टाइल Q4 होगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि Q4 कोई चीज नहीं होती। सबसे बड़ा क्वार्टाइल कौन सा होता है? Q3। और सबसे छोटा अगर कहा जाए अपर क्वार्टाइल, उससे क्या मुराद होगा? और लोअर क्वार्टाइल, तो समझ आ गई है? मतलब अपर क्वार्टाइल तुम उत्ते लिखते हो केड़ा है, ते लोअर क्वार्टाइल थल्ले लिखते हो, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लोगे कि नहीं? हाँ जी, तो इंटर क्वार्टाइल का फार्मूला क्या होगा बच्चों? Q3 माइनस Q1। अब Q3 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है और Q1? इसका मतलब है इस फार्मूले में 50% डाटा कवर होता है। 100% डाटा कवर। Q3 से ऊपर डाटा है जो मिस हो गया, और Q1 से नीचे डाटा है जो मिस हो गया, तो 50% डाटा मिस हो गया। इस फार्मूले में कितने परसेंट डाटा कवर हो रहा है? 50%। क्या ये बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद बच्चों चौथा फार्मूला है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका दूसरा नाम है बच्चों क्वार्टाइल डेविएशन। दूसरा नाम इसका क्या है जी? क्वार्टाइल डेविएशन। आई कैप कभी कह सकता है कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करें, और कभी कह सकते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करें। तो नाम याद रहेगा कि ये एक ही फार्मूले के दो नाम है। फार्मूला क्या है जी? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, पांचवा फार्मूला लिखे एवरेज डेविएशन। फार्मूला क्या है जी? एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन दो तरह की होती है, फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन। अच्छा जी बच्चों, आपको याद होगा कि ये बात हमने कहीं पढ़ी है। कहाँ? ये किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होता है। सबको याद है? लेकिन एक और चीज भी तो जीरो के बराबर होती है, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। याद है? ये ऊपर वाला जीरो क्या है, नीचे वाला जीरो क्या है? ऊपर वाला क्या है? अनग्रुप। नीचे वाला तो डाटा दो तरह का होता है, तो फार्मूले भी फिर दो तरह के होते हैं। ठीक है। अच्छा,
अब वो कहता है कि अगर आपने x माइनस एक्स बार फाइंड किया है तो आपने तो बेसिकली डेविएशन फाइंड की है ना। ये डी था ना जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था, डी। तमाम वैल्यूज में से मीन को माइनस किया तो ये डेविएशन है। ओके, कहता है जब आपने डेविएशन फाइंड कर ली है उसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दो। किस पे डिवाइड कर दो? तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल आएगी। क्या निकल आएगी? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। और यहाँ पे अक्ल वालों के लिए एक निशानी है, पता नहीं अक्ल वाले कह रहे हैं। हाँ जी, है कोई अक्ल वाले क्लास में बैठे हुए? माशाल्लाह, क्या बात है, मुंह तो सारे कहने पहले। हाँ जी, क्या है जी अक्ल? सुमेशन एक्स माइनस एक्स बार का आंसर क्या आएगा? तो जीरो को दुनिया में किसी भी चीज से डिवाइड करें तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। यस, जीरो डिवाइडेड बाय बस इन्फिनिटी। क्या आएगा? तो जब आंसर जीरो आएगा उसको किसी भी चीज से डिवाइड करें आंसर जीरो ही आना, तो फिर ये फार्मूला पढ़ क्यों रहे हैं? अल्टीमेटली आंसर तो जीरो ही आना है, तो फार्मूला फिर किस चीज का? बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है और यहाँ पे बार्स हैं, नजर आ रहा है? ये ब्रैकेट नहीं है, इन बार का खास मकसद है। ये बार जो है ना, ये एब्सोल्यूट बार है। कहीं पे शायद मैट्रिक में एफएससी में कहीं पढ़ा हो, ये एब्सोल्यूट बार का मकसद क्या होता है? ये नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव करके दिखाता है। नहीं बात समझ लगी? मतलब 3 - 2 करें आंसर क्या आएगा? +1। लेकिन 2 - 3 करें आंसर क्या आएगा? -1। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे बार लगी हो ना तो इसका आंसर भी +1 हो जाएगा। ये बार का कमाल है, और समझ आ गया? तो ये ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट नहीं है, वो बार्स हैं, एब्सोल्यूट बार उसको कहते हैं। तो बच्चों जब आप बार लगाएंगे तो क्या उस वक्त तमाम वैल्यूज की डेविएशन को जमा करेंगे तो क्या आंसर जीरो आएगा? उस वक्त जीरो नहीं आएगा। क्यों बोला? तो तमाम डेविएशन जब पॉजिटिव हो जाएंगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज को जमा करेंगे तो आंसर जीरो कभी नहीं आएगा। तो कौन समझ आ गया? अच्छा जी, अब ग्रुप डाटा में आपने ग्रुप डाटा में आपने क्या पढ़ा हुआ जी? समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। बस फर्क यह है कि वहां पे ब्रैकेट थी, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, बार। उसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करना है। तो ग्रुप डाटा में नंबर ऑफ वैल्यूज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समेशन एफ से। और अन ग्रुप में एन से। फर्क समझ आ रहा है? अन ग्रुप में नंबर ऑफ वैल्यूज एन और ग्रुप में नंबर ऑफ वैल्यूज समेशन है। तो ऊपर वाला फार्मूला अन ग्रुप का है, नीचे वाला फार्मूला ग्रुप का है। नहीं समझ? अब आपको पता है कि बात चूंकि हो रही है एवरेज की, बात किसकी हो रही है? तो एवरेज में तो 3 एवरेज आती है। कौन कौन सी? मीन, मीडियन और मॉड। तो ये हमने जो फार्मूला पढ़ा उसमें सिर्फ मीन है, तो फिर मीडियन भी तो होना चाहिए। तो अगला जो फार्मूला उस तरफ लिखा हुआ क्या है? सुमेशन एक्स माइनस मीडियन। नजर आ रहा है आपको? ये मीडियन का साइन है। सुमेशन एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। और ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है सुमेशन एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। नोट कर लिया सबने? शाबाश 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 शाबाश। तो बोलो तो सही। हो गया? कितने फार्मूले हो गए? 5। अभी छठा फार्मूला। वेरिएंस। अरिथमेटिक मीन ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन
of observations from arithmetic mean is called variance. Arithmetic mean of sum of squared deviation of observation from arithmetic mean is called variance. अब बच्चों ये जो ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है ना, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर? सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। याद है कुछ कुछ? ये जीरो नहीं होता, ये मिनिमम होता है। लेकिन क्या ये नेगेटिव होता है? नहीं, मोर देन जीरो होता है। याद है कुछ कुछ? अब बच्चों आपने आंसर यही निकालना, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये मिनिमम आएगा। आंसर आपने ये निकालना है, उसको बस आपने करना क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है बस। तो क्या निकल आएगा? वेरियंस निकल आएगा। नहीं समझ रहे? और समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये तो ऑलरेडी निकाला होगा ना, ये निकालने का तरीका भी आपको आता होगा। आज जस्ट क्या करना है, उसी वैल्यू को निकाल के नंबर वैल्यूज पे डिवाइड कर देना। अच्छा, और ग्रुप डाटा में मिनिमम क्या होता था? समेशन f इंटू x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम। याद है? आज बस क्या करना है, उसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है n से। नहीं, यहां पे नंबर ऑफ वैल्यूज को समेशन f से डिनोट करते हैं। तो ये बात समझ आ गई? बोलो तो सही। तो बच्चों क्या ये समेशन f इस समेशन f से कैंसिल हो जाएगा? हाँ जी, शाबाश 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 शाबाश। हाँ जी, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड बैठे हुए हैं क्लास में, वो बताएंगे कि सर हाँ ये तो फार्मूला और भी आसान हो गया, कैंसिल हो जाएगा। जो लेजेंड ये समझ रहे हैं सर ये कैंसिल तो होना चाहिए, उनसे मेरा ये सवाल है, ये फार्मूला आपने अरिथमेटिक मीन का पढ़ा था, ये बात आपने तब क्यों नहीं सोची? उस वक्त आपकी कल कहाँ चली गई? हाँ जी, ये अरिथमेटिक मीन के फार्मूले में कैंसिल क्यों नहीं हुआ? लेजेंड्स बोलो। हाँ जी, समझ आ रहा है कि ये सुमेशन किसका है और ये सुमेशन किसका है? ये एफ एक्स का सम है, सिर्फ एफ का नहीं है। क्लियर है? इसी तरह से बच्चों ये वाला सुमेशन अभी आपस में कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब बच्चों सम टाइम आपको डाटा हो सकता है उस तरह से ना दिया जाए कि एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आप फाइंड करें, या हो सकता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आप फाइंड करें, आंसर फ्रैक्शन में आ रहे और लंबी लंबी फ्रैक्शन हो, तो उस वक्त कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उसी को निकालने का दूसरा तरीका भी है, क्या? सुमेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सुमेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। हाँ जी, नोट कर लिया तुमने? शाबाश 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 शाबाश। हाँ जी बच्चों ये सुमेशन एक्स ओवर एन ये क्या बला है? सुमेशन एक्स ओवर एन तो अरिथमेटिक मीन है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर?
नोट कर लिया। और ग्रुप डाटा में सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ होल स्क्वायर। तो ये जो सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ है, ये क्या चीज है? तो बच्चों इसकी जगह पे एक्स बार भी आ सकता है। बोलो 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 शाबाश। दूसरा फार्मूला नोट कर लिया आपने। अब बच्चों तीसरा फार्मूला, आपको याद है आपने शॉर्ट मेथड पढ़ा था, और शॉर्ट मेथड में डी भी कोई चीज थी, डेविएशन, याद है कुछ कुछ? तो अगर आई कैप आपको डाटा ना दे बल्कि डेविएशन दे दे, डी की वैल्यू दे दे, एक्स ना दे, तो पॉइंट समझ आ गया? आई कैप आपको एक्स की वैल्यूज देने की बजाय ऑटोमेटिकली डेविएशन निकाल के आपको वैल्यूज दे दे, ओरिजिनल वैल्यूज ना दे, तो उस सूरत में भी वेरिएंस निकाली जा सकती है। कैसे? सुमेशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस सुमेशन डी ओवर एन होल स्क्वायर। फिर अगला पॉइंट, ग्रुप डाटा में आपको याद होगा कि सुमेशन डी नहीं होता था, सुमेशन एफ डी होता था, याद है? तो ग्रुप डाटा में वेरिएंस निकालनी होगी तो क्या करेंगे? सुमेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ डी ओवर सुमेशन एफ होल स्क्वायर। नोट कर लिया? शाबाश शाबाश शाबाश, बता दें। अच्छा, अब अरिथमेटिक मीन में बच्चों आपने कोडिंग मेथड भी पढ़ा था, इसमें यू आया था, याद है? u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और एच। तो अगर आई कैप आपको डाटा ना दे और डेविएशन भी ना दे, आपको u की वैल्यू दे दे, मतलब वैल्यूज हो उनको डेविएशन फाइंड की गई हो, फिर उसको क्लास इंटरवल पे भी डिवाइड किया गया हो, और वो वाली u की वैल्यूज दे दे, तो उस वक्त भी वेरिएंस निकाली जा सकती है। लेकिन वहां पे मसला ये है कि आपको क्लास इंटरवल पता होना चाहिए। जब u की वैल्यूज देगा वो, तो आपको क्लास इंटरवल भी बताएगा। तो उसमें फिर वेरिएंस निकालनी होगी तो फार्मूला क्या लगाएंगे? एच स्क्वायर इंटू सुमेशन एफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ यू ओवर सुमेशन एफ होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ गई है? ठीक है जी, और नोट कर लिया सबने? लेकिन बच्चों ये चौथा फार्मूला जो है ना, ये अनग्रुप डाटा के लिए नहीं है। क्यों? अनग्रुप डाटा में हमने बात पढ़ी थी कि अनग्रुप डाटा की एक लिमिटेशन होती है, जरूरी नहीं है कि तमाम वैल्यूज के दरमियान गैप सेम हो। जब तमाम वैल्यूज के दरमियान गैप सेम नहीं होगा, तो वहां पे फिर फार्मूला एच क्या यूज करेंगे वो आपको कभी समझ नहीं आता, क्योंकि फार्मूले में जो एच यूज करना है वो पहली क्लास का गैप होगा, दूसरी वाली का गैप होगा, तीसरी वाली का गैप होगा, कौन सा गैप होगा? क्योंकि वो सारे गैप सेम नहीं होने। तो ये फार्मूला अनग्रुप डाटा के लिए यूज नहीं हो सकता। क्लियर है? कितने हो गए बच्चों? टोटल 6 फार्मूले हो गए। कितने हो गए? 6। सातवां लिखें। सातवां क्या लिया? स्टैंडर्ड डेविएशन। डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन क्या है जी? द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या आपको पता है कि वेरिएंस स्क्वायर रूट के 2 साइन होते हैं?
स्क्वायर रूट के कितने साइन होते हैं? दो। कौन कौन से? मल्टीप्लाई और डिवाइड है, पॉजिटिव और मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं होते? ये तो सोचा ही नहीं। चलो मैट्रिक दोबारा से करते हैं। पिछले वाला जो पैसे दिए थे मैट्रिक के लिए वो हलाल नहीं हुए। ठीक है जी। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरियंस के जो फार्मूले पढ़े हैं आपने उनका क्या करें? अंडर रूट ले लें तो क्या निकल आएगा? तो इसका कोई नया फार्मूला नहीं है, वही वेरियंस के फार्मूले जो आपने पढ़े वहां से आंसर निकालेंगे और एंड पे क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। समझ आई? कोई नया फार्मूला नहीं है। ये जो फार्मूले आपने पढ़े हैं इनके ऊपर बस आपने छतरी डाल देनी है। डाल देंगे? ओके। अच्छा, अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट के दो साइन होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे क्या बात हुई है? क्या डेफिनेशन के अंदर ही बात हो गई है कि पॉजिटिव? क्या डेफिनेशन के अंदर ही बात हो गई है? इसका मतलब है क्या स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन क्या वेरिएंस माइनस में हो सकती है? दौर खड़े और खोते हो ऐसे स्क्वायर में क्या है? अगर सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव ही हो तो जब स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव हो जाएगी। तो वेरिएंस नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। जी सर हो सकती है। हाँ जी। और वेरिएंस नेगेटिव हो सकती है? नहीं। और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बात याद रखनी है ना कि घर जाकर सोची पहले अगर सारी वैल्यूज नेगेटिव होती यार फिर तो नेगेटिव आना सर आना। टेम्परेचर की वैल्यूज हैं नेगेटिव है, -10 -2 -8 -15 -20 सारी वैल्यूज नेगेटिव है लेकिन वेरियंस पॉजिटिव है कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हो गया। ठीक है जी। आज के लिए बच्चों इतने काफी है। आपको होमवर्क मैंने क्या दिया? 41 से लेके 80 तक के आपने एमसीक्यूज घर में बैठ के सॉल्व करने हैं।